हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोसिको पर। इस एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स के सीरीज ऑफ लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जिसमें हमने आज क्विक रिकैप किया था सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट थिंग्स को, जिसमें हमने डिफरेंट काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट कैसे होता है, इन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन refers to the process of development of new individual through the formation and fusion of male and female gametes। दैट चीज क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एक ग्रोथ होता है, यहाँ दो टर्म आता है, दैट इज फर्स्ट वन इज ग्रोथ, एक डेवलपमेंट। ग्रोथ में क्या होता है कि बेसिकली जो पर्सन रहता है या इंडिविजुअल रहता है वो आपका सिर्फ ग्रोथ करेगा बाय साइज हाइट ये सब। लेकिन जो डेवलपमेंट है मतलब जो इंडिविजुअल होगा उसका फिजिकली मेंटली इमोशनली जितने तरह के डेवलपमेंट है सारे ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेसिकली रिफर्स टू द process of development of new individual through the formation and fusion of male and female gamete। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है डेवलपमेंट का, जिसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होगा उसका फॉर्मेशन होगा कैसे, बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जैसे कि हमने बताया था ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वहां पे किसी तरह का फ्यूजन्स नहीं होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स, और दोनों गैमेट्स डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट्स से आते हैं। ठीक है, और दोनों में जो गैमेट्स होता है मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, दोनों तरह के गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होता है और फ्यूजन होके क्या बनाता है, दैट इज जाइगोट। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is basically refer to the process of development of new individual through the formation of gametes and the fusion of gametes। कौन सा गैमेट, दैट इज मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज इट्स अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल थ्रू द formation and fusion of male and female gamete is known as sexual reproduction। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग एम्फीमैक्सिस, एम्फीमिक्सिस, सिनजेनेसिस और एम्फीगोनी भी कहते हैं। तो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस, सिनजेनेसिस और एम्फीगोनी भी कहते हैं। तो आप कहीं पे अगर मेंशन हो दैट इज एम्फीमिक्सिस, सिनजेनेसिस और एम्फीगोनी, तो आप कंफ्यूज मत होना, तीनों एक ही चीज है, दैट इज ए सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो ऑल द ऑर्गेनिज्म ग्रो टू अ सर्टेन मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली। जितने भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ में, ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म को अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है तो उसको एक स्टेज तक पहले पहुंचना होगा। ऐसा नहीं कि आज बर्थ हुआ तो आज ही वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबिलिटी उसमें आ गया या फिर मैच्योरेशन आ गया। वैसा नहीं होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर को उसको रिप्रोड्यूस करना है सेक्सुअली तो उसको लाइफ में कुछ सर्टेन एज तक, आपका सर्टेन स्टेप तक आपको उसमें उसको पहुंचना होगा, तभी जाके वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस आपका कर सकता है। तो द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन देयर बर्थ अप टू देयर रिप्रोड्यूस मैच्योरिटी, मतलब कि एक इंडिविजुअल है जिसका मान लो बर्थ हुआ यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक का उसको प्रोसेस लगा पहुंचने में एक स्टेज में, जिसके बाद वो आपका ग्रो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ से यहाँ का जो स्टेज है इसको हम लोग बोलते हैं जुबिनाइल फेज। क्या बोलते हैं, जुबिनाइल फेज। ठीक है, तो जुबिनाइल फेज क्या है, तो बेसिकली जुबिनाइल फेज है आपका द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन देयर बर्थ, कोई भी इंडिविजुअल का बर्थ से ले करके उसका जो मैच्योरिटी वाला स्टेज है उसके बीच तक का जो पीरियड होता है उसको हम लोग बोलते हैं जुबिनाइल फेज। ठीक है, फिर आता है आपका इन प्लांट द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन सीड जर्मिनेशन अप टू इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग इज कॉल्ड वेजिटेटिव फेज। लेकिन इसी को हम लोग प्लांट में क्या बोलते हैं कि जब प्लांट का जब क्या होता है कि जब पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन सीड जर्मिनेट, जब सीड जर्मिनेट करता है उस समय तक का पीरियड से लेकर के
फ्लावरिंग आने तक का जो पीरियड होता है प्लांट में, उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज। ठीक है। द लेटर पार्ट व्हेन द ऑर्गेनिज्म स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। और जब कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद को रिप्रोड्यूस करने लगता है सेक्सुअली, उस फेज को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। तो इस इसमें हम लोग कितने तरह के फेज पढ़े? तो फर्स्ट वन इज दैट इज जुवेनाइल फेज, जो कि होता है आपका पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन देयर बर्थ अप टू देयर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज। सेकेंड आ गया आपका वेजिटेटिव फेज, दैट इज ग्रोथ बिटवीन सीड जर्मिनेशन to initiation of flowering is called vegetative phase. Third आ गया that is आपका reproductive phase. When the organism that reproducing sexually, it is called reproductive phase. So there are three stages or three phases in sexual reproduction, and we have discussed all the phases. ठीक है। और ये जो जुवेनाइल फेज होता है, जुवेनाइल फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये जो जुवेनाइल फेज होता है दैट इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन देयर बर्थ अप टू रिप्रोड्यूस टिक मैच्योरिटी, ग्रोथ बर्थ से लेकर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक पहुंचने का जो गैप होता है उसको हम लोग जुवेनाइल फेज बोलते हैं। ये जो जुवेनाइल फेज होता है ये वेरिएबल करता है, इसका ड्यूरेशन वेरिएबल करता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। कोई ऑर्गेनिज्म में हो सकता है वो 10 साल तक ही हो जुवेनाइल फेज का स्टेज, कोई ऑर्गेनिज्म में हो सकता है वो 2 साल तक हो, कोई ऑर्गेनिज्म में हो सकता है 5 साल तक हो। उसको बर्थ से लेकर के उसको मैच्योरिटी, सेक्सुअली मैच्योरिटी के टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो ये जो गैप है ये किसी में, हर ऑर्गेनिजम्स में ये वेरी करता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। ठीक है। फिर आता है द फीमेल और प्लेसेंटल एनिमल, जो भी एनिमल्स जो प्लेसेंटा को एग्जिबिट करते हैं, जिसमें प्लेसेंटा होता है, साइक्लिक चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरी एंड एक्सेसरी डक्ट्स एज वेल एज हार्मोन। तो ऐसे ऐसे फीमेल जिसमें जो ऐसे मैमल्स जिसमें प्लेसेंटा होता है, तो द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स, वैसे फीमेल्स जो मैमल्स के कैटेगरी में आते हैं और प्लेसेंटा को एग्जिबिट करते हैं, उसमें बहुत सारे साइक्लिक चेंजेस आते हैं इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवेरी एंड एसेसरी डक्ट। जो भी आप उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो भी एसेसरी डक्ट्स है, ओवरीज है, ऑर्गन्स है, उन सारे चीजों में आपका वेराइटीज ऑफ या डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस उसमें आते हैं, उसके हॉर्मोन्स में देखने को हम लोग को मिलता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज के समय क्या होता है कि जो भी जितने भी फीमेल्स होते हैं प्लेसेंटल एनिमल्स के, उसमें क्या होता है बहुत सारा साइक्लिक चेंजेस एक्टिविटीज देखने को मिलते हैं, उसके ओवेरी में, उसके एसेसरीज डक्ट्स में, जितने भी हॉर्मोन्स है सारे चीज में उनमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन नॉन प्राइमेट्स एनिमल लाइक काव, जो एनिमल्स मैमल जैसे कि जो नॉन प्राइमेट्स है, जैसे काव हो गया, सीप, रैट, डियर्स, डॉग्स, टाइगर्स एटसेट्रा, सच साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ओस्ट्रिच साइकिल। तो जैसे कि जितने भी दो तरह के होते हैं एनिमल, एक प्राइमेट्स होते हैं, एक नॉन प्राइमेट्स मैमल होते हैं। ठीक है। तो जितने भी नॉन प्राइमेट्स मैमल है उसमें क्या होता है कि जैसे कि काव, सीप, रैट, डॉग्स, टाइगर्स एटसेट्रा, उसमें साइक्लिक जो चेंजेस आता है रिप्रोडक्टिव फेज में, उसी रिप्रोडक्टिव फेज को, उसी साइक्लिक चेंज को हम लोग नॉन प्राइमेट के कैटेगरी में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज उसको हम लोग बोलते हैं ओएस्ट्रस साइकिल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओएस्ट्रस साइकिल। दोनों सेम चीज है, बस इसका नाम अलग हो गया क्योंकि यहाँ पे नॉन प्राइमेट्स की बात हो रही है। ठीक है। तो oyster cycle क्या है? oyster cycle is basically changes, different kind of changes takes place during the reproductive phase of non-primates animal. Whereas in primates, मंक जैसे कि आप बात करते हैं हम लोग प्राइमेट्स की, जैसे कि मंकी हो गया, एप्स हो गया, ह्यूमंस हो गया, इसी साइकिल को, इसी रिप्रोडक्टिव फेज में जो चेंजेस आता है उसको हम लोग नाम देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये सब किस में होता है? सारे चीज होता है आपका फीमेल में, जितने भी मैमल्स है उसके फीमेल्स में। तो अगर प्राइमेट्स की बात करें तो वो हो जाता है वही रिप्रोडक्टिव चेंजेस, साइक्लिक चेंजेस हो जाएगा आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर हम लोग बात करें आपका नॉन प्राइमेट्स की, तो उसका बात हो जाएगा दैट इज ओएस्ट्रस साइकिल। ठीक है। मेनी mammals, especially those living in natural wild condition, exhibit such cycle only during favorable season. कुछ कुछ जो मैमल्स होते हैं वो क्या करते हैं नेचुरली तरीके से, और वाइल्ड जो आपका नेचर में जो उसका हैबिटेट है उसमें जो रहते हैं, वो आपका इस तरह का साइकिल जो होता है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस ही वो उस चीज को आपको प्रिफर करता है, उस चीज को एग्जिबिट करता है। ठीक है। इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज, एंड देयर फॉर आर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। तो सीजनल ब्रीडर्स क्या है? तो जो भी मैमल्स है आपके
वो अगर ओस्ट्रस साइकिल हो या मेंस्ट्रुअस साइकिल हो, जितने भी रिप्रोडक्टिव फेज में चेंजेस आता है, वो अगर किसी पर्टिकुलर सीजन में उसको एग्जिबिट कर रहा है, देन वी कॉल्ड इट अ सीजनल ब्रीडर्स। ठीक है। और दूसरा आता है आपका कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। लेकिन अगर यही रिप्रोडक्टिव फेज को, यही मेंस्ट्रुअल साइकिल फेज को, यही ओस्ट्रस साइकिल फेज को किसी भी तरह का फीमेल अगर उस अपने नेचुरल हैबिटेट में बिना किसी आपका फेवरेबल सीजन का, दैट इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द ईयर करे, तो उसको रिप्रोड्यूस करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर। तो दो तरह का ब्रीडर है, दैट इज सीजनल ब्रीडर एंड द सेकंड वन इज दैट इज कंटिन्यूअस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर्स मतलब होता है कि आपका रिप्रोडक्टिव फेज आपका सिर्फ फेवरेबल सीजन्स में ही दिखने को मिलेगा, चाहे वो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हो या फिर ऑयस्टर साइकिल। लेकिन आपका जो कंटिन्यूअस ब्रीडर है वो आपको थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलेगा, चाहे वो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हो या फिर ऑयस्टर साइकिल। ठीक है। अब बात करते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट इवेंट्स की बात करेंगे। कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, तो इसमें मेनली तीन तरह के तीन इवेंट्स होते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, सॉरी प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तीन तरह के इवेंट है: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब तीनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। So event of sexual reproduction may be grouped into three distinct regions, namely the pre-fertilization phase, fertilization phase, and the third one is that is post-fertilization. तो तीन तरह का इवेंट्स होता है: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग बात करेंगे दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का। तो द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच टेक्स प्लेस बिफोर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसमें जैसे हमने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसके फ्यूजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जो प्री फर्टिलाइजेशन होता है, इवेंट होता है, इसमें क्या होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से पहले जो भी प्रोसेसेस, जो भी चेंजेस आते हैं बॉडी में, दैट इज आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है। अभी तक फीमेल जो भी गैमेट्स है उसका फ्यूजन नहीं हुआ, तो गैमेट्स का फ्यूजन से पहले जितने भी तरह के आपका रिप्रोडक्शन चेंजेस आ रहे हैं आपके बॉडी में, दैट इज आपका हो गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें दो चीज मेनली इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस, मतलब क्या हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और सेकेंड हो गया आपका गैमेट ट्रांसफर। ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन फेज में मेनली क्या क्या इन्वॉल्व है, तो फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस, मतलब जिसमें कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपका गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और इसमें गैमेट्स का ट्रांसफर होगा। ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है बिफोर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, क्योंकि अभी तक गैमेट्स बना ही नहीं है, तो जब बना ही नहीं है तो फ्यूजन कैसे होगा। तो ये जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का गैमेट्स का, वो आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर ही होता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस का। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। द रिप्रोडक्टिव यूनिट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड गैमेट। जो भी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स के द्वारा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेट्स। ठीक है। ये गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं। द गैमेट्स आर जनरली ऑफ टू काइंड। जो गैमेट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है। लेकिन इन सम लोअर प्लांट, जैसे कि सम एल्गी, जो भी लोअर प्लांट है, जैसे कि एग्जांपल है मैं एल्गी, द टू गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, सच गैमेट्स आर कॉल्ड आइसोगैमेट्स। जैसे कि जो भी लोअर प्लांट्स है, जैसे कि आपका हो गया एल्गी, एल्गी में क्या होता है कि दोनों जो गैमेट्स होगा वो आपका सिमिलर हो, मतलब एक जैसा दिखता होगा। ठीक है। तो इस तरह के गैमेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज आइसो गैमेट्स। मतलब कि दोनों गैमेट्स क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली सेम होगा, मॉर्फोलॉजिकली सेम होगा। तो इस तरह के गैमेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो गैमेट्स। ठीक है। और इसको हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं, दैट इज होमो गैमेट्स। ठीक है। So in some lower plant, that is some algae, the two gametes are morphologically similar. Such gametes are called isogametes और homogametes. उस तरह के gametes को हम लोग isogametes बोलते हैं और homogametes बोलते हैं। तो when male and female gametes are morphologically distinct,
जब मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों एकदम मॉर्फोलॉजिकली अलग होंगे, मतलब कि जैसे कि आपका आइसोगैमेट्स में क्या था, एक जैसा था, लेकिन जो इसमें क्या होगा कि दोनों जो गैमेट्स होगा वो मॉर्फोलॉजिकली आपका डिफरेंट, ठीक है। तो इस तरह के गैमेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एनाइसोगैमेट्स, जिसमें जो दोनों गैमेट्स होंगे आपका मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होगा, और इस तरह के गैमेट्स को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज हेटेरोगैमेट्स। तो आइसोगैमेट्स क्या होता है, आइसोगैमेट्स ऐसे गैमेट्स होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली दोनों में सिमिलर होता है, और इस तरह का कंडीशंस किसमें दिखने पड़ता है, लोअर प्लांट, जैसे एग्जांपल में हम लोग देखें एल्गी। और आइसोगैमेट्स को हम लोग होमोगैमेट्स भी बोलते हैं। सेकंड हमने देखे हेटेरोगैमेट्स, हेटेरोगैमेट्स में क्या होता है कि दोनों जो गैमेट्स होता है वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है, और इसका अदर नेम क्या है, दैट इज एनाइसोगैमेट्स। फिर आता है आपका, इन सच ऑर्गेनिजम्स मेल गैमेट्स आर कॉल्ड माइक्रोगैमेट्स और स्पर्मेटोजोआ, एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड मैक्रोगैमेट्स और ओवा। तो ये जो एनाइसोगैमेट्स हेटेरोगैमेट्स का कंडीशन है, ये अगर जिस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, उसको मेल गैमेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोगैमेट्स और स्पर्मेटोजोआ, एंड फीमेल गैमेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रोगैमेट्स और ओवा। क्योंकि जो मेल गैमेट्स होता है वो छोटा, स्मॉलर इन साइज होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल गैमेट्स, इसीलिए इसको हम लोग माइक्रोगैमेट बोलते हैं। और जो फीमेल का जो होता है दैट इज ओवा, उसको हम लोग मैक्रोगैमेट्स बोलते हैं, क्योंकि जो मैक्रोगैमेट्स है, जो फीमेल गैमेट्स है, वो हमेशा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू का मेल गैमेट्स, ठीक है। फिर आता है आपका इन प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। प्लांट में क्या होता है, कुछ दो कंडीशन होता है, जिसमें से एक मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो स्ट्रक्चर है वो आपका या तो सेम प्लांट में पाया जाएगा, या फिर वो अलग अलग प्लांट में, या तो मेल एक प्लांट में एक फ्लावर में होगा, और एक फ्लावर में क्या होगा, प्लांट में फीमेल पार्ट होगा। लेकिन कुछ कुछ प्लांट में आपका दोनों जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो आपका सेम प्लांट में प्रेजेंट होगा। So in plant, when both male and female reproductive structures are present on the same plant, then these plants are called bisexual or monoecious. तो बाइसेक्सुअल और मोनोसियस प्लांट क्या होता है, तो ऐसे प्लांट जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों आपके सेम प्लांट्स में प्रेजेंट। इसका एग्जांपल क्या है, कुकुरबिट्स एंड कोकोनट। कुकुरबिट्स एंड कोकोनट ऐसे प्लांट है जिसमें क्या होता है कि दोनों जो आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है वो एक ही प्लांट में पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बाइसेक्सुअल प्लांट भी बोलते हैं या फिर मोनोसियस प्लांट। एंड सेकंड पॉइंट इज दैट व्हेन दीस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, लेकिन जब ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आपके दूसरे प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल और डाइसियस। तो मोनोसियस मतलब बाइसेक्सुअल, और डाइसियस मतलब यूनिसेक्सुअल। और इस तरह का कंडीशन हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है, जहां पे आपका दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो आपके डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट प्रेजेंट होते हैं। वो स्ट्रक्चर मिलता है आपको पपाया और डेट प्लांट, ठीक है। In some lower animals, both male and female sex organs are present in the same individual. ये तो प्लांट की बात है, लेकिन कुछ एनिमल्स में भी, लोअर एनिमल्स है, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों सेम इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट रहता है। तो दीज एनिमल्स आर कॉल्ड हर्मोफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल। इस तरह के एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्मोफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल, जिसमें क्या होता है कि दोनों जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होता है आपका, उस सेम ऑर्गेनिज्म में आपका प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल है टेपवर्म, अर्थवर्म एंड लीच। अब इसके एग्जांपल्स को ध्यान से आप नोट डाउन कर ले, ठीक है। तो पहला प्रोसेस तो हम लोग पढ़ लिए जो आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आता है, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। इसमें हमने डिफरेंट गैमेट्स का फॉर्मेशन के बारे में देखा, डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स के बारे में देखा, डिफरेंट काइंड ऑफ आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा, जिसके अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई किया गया। अब इसी में सेकंड पार्ट है, दैट इज गैमेट ट्रांसफर। अभी तक हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में ही है। गैमेट ट्रांसफर में क्या होता है कि इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स मेल गैमेट इज मोटाइल, मतलब कि लगभग जो इतने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें मेल गैमेट जो होता है वो मूवेबल होता है। मोटाइल मतलब होता है मूवेबल, मतलब वो मूव कर सकता है, ठीक ठीक है। तो इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स मेल गैमेट इज मोटाइल एंड द फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल। जो मेल गैमेट होता है मोस्ट ऑर्गेनिजम्स में, उसमें फीमेल जो गैमेट मेल गैमेट होता है वो मूव कर सकता है, और नॉन मोटाइल जो फीमेल गैमेट्स होता है वो मूव नहीं कर सकता, सिर्फ मेल ही गैमेट्स मूव कर सकते हैं, इसलिए उसको मोटाइल बोलते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म में आपका जो मेल फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल होता है, मतलब वो मूव नहीं कर सकते। इसीलिए क्या होता है, ए मीडियम इज नीडेड थ्रू व्हिच मेल गैमेट्स मूव। तो मेल गैमेट्स मूव कर सकता है, लेकिन उसको एक मीडियम चाहिए जिसके थ्रू वो मूव कर सकता है, स्विम कर सकता है।
तो इन एल्गी ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, एल्गी में ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में वाटर सर्व्स एज द मीडियम थ्रू व्हिच गैमेट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। लेकिन जैसे कुछ एग्जांपल है आपका, जैसे एल्गी ब्रायोफाइट्स जो लोअर प्लांट्स है, एल्गी ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स, इसमें क्या होता है, वाटर एक मीडियम का काम करता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है वो आपका फीमेल गैमेट तक पहुंचता है वाटर का मदद से। ठीक है। Since several male gametes fails to reach the female gamete, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो भी मेल गैमेट्स होता है वो पहुंच नहीं पाता है आपका कहाँ तक, दैट इज फीमेल गैमेट्स तक। हेंस द मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्जर नंबर, इसीलिए क्या होता है नेचर ने ऐसा बनाया है कि जो नंबर ऑफ मेल फीमेल गैमेट्स है वो आपका बहुत ज्यादा 1000 टाइम्स ज्यादा होता है, किसके ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू फीमेल गैमेट्स। ठीक है। तो female gamete, hence the male gametes are produced in larger number, that is several thousand times more than the female gametes, ताकि जो chances of fusion है वो increase हो जाए। ठीक है। फिर आता है आपका देखिए सेकंड फेज, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन फेज। फर्टिलाइजेशन क्या है, तो फर्टिलाइजेशन फेज क्या है, तो फर्टिलाइजेशन इज द कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। कंप्लीट करने का मतलब कि जो दोनों गैमेट्स होगा वो आपका आकर फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, कंप्लीट फ्यूज करेगा। और परमानेंट फ्यूज करने का मतलब कि एक बार अगर फ्यूज कर गया तो इसको फिर हम लोग इसको अलग नहीं कर सकते, इसीलिए दैट्स व्हाई फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट। क्योंकि यहाँ पे एनाइसोगैमेट्स है, मतलब ये अलग अलग पेरेंट से आ रहे हैं, मेल से आएगा तो ये फीमेल से आएगा। Is the complete and permanent fusion of two gametes from different parent or from the same parent to form a diploid child। या तो सेम पेरेंट से भी हो सकता है या फिर सेम पेरेंट से भी हो सकता है या फिर डिफरेंट पेरेंट से भी होता है, जिसमें क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में आते हैं और उसका फ्यूजन होता है और क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, दैट इज जाइगोट। ठीक है। और ये जो जाइगोट होता है वो आपका डिप्लॉयड होता है, जो कि होता है आपका 2n। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फर्टिलाइजेशन। और इसको हम लोग और दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज सीन गैमी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीन गैमी। ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है सीन गैमी बेसिकली दो तरह का होता है। तो सीन गैमी इज ऑफ टू टाइप्स विद रिगार्ड टू द सोर्स ऑफ फ्यूजिंग गैमेट्स। जो फोर्स ऑफ फ्यूजिंग गैमेट्स मतलब कि कहाँ कहाँ से वो फोर्स जो फ्यूजन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, उसका सोर्स क्या है, उस बेसिस पे दो तरह के होते हैं, दैट इज इंडोगैमी और एक्सोगैमी। इंडोगैमी को हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं और एक्सोगैमी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो इंडोगैमी में इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ द सेम पेरेंट। इंडोगेमी जिसको हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होता है ऑफ द सेम पेरेंट। जो एक ही पेरेंट्स के जो मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों है उसका फ्यूजन होता है, दैट इज यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल कहने का मतलब इसमें एक ही पेरेंटल का पेरेंट का इन्वॉल्व होता है। इसका एग्जाम्पल कहाँ है, इसको कहाँ देखने को मिल सकता है, दैट इज इसका एग्जाम्पल है आपका टेनिया, जिसको हम लोग बोलते हैं टेप। ठीक है। टेनिया और वी कैन से टेप वर्म। तो टेप वर्म में क्या होता है, एंडोगेमी होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है और इसमें यूनिपेरेंटल का इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट्स का। ठीक है। सेकंड आ गया आपका एक्सोगेमी। एक्सोगेमी को हम लोग क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट पेरेंट्स। इसमें भी दो गैमेट्स का फ्यूजन होगा, लेकिन दोनों गैमेट्स जो होंगे वो डिफरेंट पेरेंट्स से आएगा। दिस दस इट इज बाय पेरेंटल, इसीलिए इसको हम लोग क्रॉस फर्टिलाइजेशन में बाय पेरेंटल का वर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है, यूज होता है। और जो एग्नोगेमी होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, उसमें आपका यूनिपेरेंटल टर्म का यूज होता है। और यूनिपेरेंटल हम लोग को किस में देखने मिलता है, एंडोगेमी दैट इज टेनिया में, टेपवर्म में। और आपका एक्सोगेमी कहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि रेबिट में। ठीक है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑल्सो occurs in many hermaphrodite एनिमल। hermaphrodite करने का मतलब है मेल और फीमेल जो होता है अलग अलग होता है, जिसमें जैसे कि सेम सॉरी hermaphrodite मतलब सेम एनिमल में होता है, जैसे कि आपका अर्थवर्म में और लीच में। तो आपका जो एक्सोगेमी है वो किस एक्सोगेमी जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है वो रैबिट में भी दिखने मिलेगा, और आपका hermaphrodite एनिमल जितने भी है जैसे कि अर्थवर्म और लीच, इन सभी में देखने को मिलेगा। इट इज ड्यू टू फैक्ट दैट देयर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसको फंक्शनली करने के लिए, फंक्शन वर्क सही से वर्क करने के लिए उसको पहले मैच्योरेशन स्टेज तक पहुंचना होगा, उसको कंप्लीट मैच्योर होना होगा, तभी जाके वो किसी तरह का फंक्शंस को कैरी आउट कर सकता है।
लेकिन इस तरह में क्या होता है कि जो भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उन लोग का जो मैच्योरिटी का जो टाइमिंग होता है वो अलग-अलग होता है, ठीक है? इसीलिए ये कंडीशंस हम लोग को देखने मिलता है। फिर आता है आपका व्हेन फर्टिलाइजेशन ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो ऑर्गेनिज्म का, तो उस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं और एक्सटर्नल सिनगनी कहते हैं। तो एक्सटर्नल मीडियम, तो एक्सटर्नल हमें हो रहा है मतलब किसी तरह का मीडियम हम लोग को चाहिए बाहर फर्टिलाइजेशन के लिए। दैट्स व्हाई इट्स मेंशन्ड हियर that the external medium such as water is required for this type of fertilization। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए हम लोग को वाटर का नीड पड़ता है। Thus in most aquatic organisms such as majority of algae, fishes and amphibians, external fertilization occurs। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि आपका हो गया एल्गी, फिश, एम्फीबियंस, इन सारे में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इनको एक मीडियम का नीड होता है और मीडियम बेसिकली आपका क्या होता है, दैट इज वाटर। When egg is retained inside the female body where it fuse with the male gamete, जब एग जो होता है फीमेल बॉडी में ही रह जाए और फिर उस पे आके स्पर्म आपका जो होता है मेल गैमेट्स वो आके आपका उसके साथ फ्यूजन करे, तो इस तरह का फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन आपका जो फीमेल है उसके बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है? और इसमें किसी तरह का मीडियम नहीं चाहिए क्योंकि अंदर ही हो रहा है। तो इस तरह का इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल सिनगैमेट। ये देखने को कहाँ मिलता है हम लोग को, रिप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में, जितने भी तरह के मैमल्स है सारे में देखने को मिलता है। फिर थर्ड इवेंट आ गया, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। सबसे पहला कंडीशन आपका क्या होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, जिसमें जायगोट्स का फॉर्मेशन होता है। एंड सेकंड इज एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ जायगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस बेसिकली इज पार्ट ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो in formation of zygote, after fertilization, a diploid zygote is formed। फर्टिलाइजेशन तो हो गया, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेट ट्रांसफर हुआ। फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या हुआ आपका कि दोनों गैमेट्स का फ्यूजन हुआ। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि गैमेट्स का फ्यूजन होने के बाद क्या हुआ उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला होता है इसमें फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ए डिप्लॉयड जायगोट इज फॉर्म। डिप्लॉयड जायगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। इन ऑलमोस्ट ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी मैक्सिमम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, उन सारे में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ जायगोट होता है आफ्टर फ्यूजन। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जायगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। फिर फर्दर फ्यूजन फ्यूजन होने के बाद जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन जायगोट का फॉर्मेशन होने के बाद वो जायगोट का फ्यूचर कैसा होगा, उसका लाइफ साइकिल कैसा होगा, वो बहुत सारी चीजों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि वो जो है वो सरवाइव कर पाएगा कि नहीं, जायगोट वो जायगोट फंक्शनली वर्क कर पाएगा कि नहीं, या फिर वो नेचर में नेचर का पार्ट बन पाएगा कि नहीं। दिस ऑल आर डिपेंड्स ऑन बेसिकली आपका इन्वायरमेंटल कंडीशंस। सेकंड आ गया आपका, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम जायगोट। अब जायगोट के बाद तो पता है हम लोग को एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। जायगोट के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, दैट इज एम्ब्रियो, ठीक है? तो एम्ब्रियोजेनेसिस, इन एम्ब्रियोजेनेसिस बेसिकली एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम जायगोट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो डेवलप्स करता है जायगोट के बाद, मतलब जो जायगोट होता है वही फर्दर क्या होता है, एम्ब्रियो में डेवलप करता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो embryo develops from zygote by a process called embryogenesis। During embryogenesis, zygote undergo mitotic cell division। दो तरह का सेल डिवीजन होता है, द फर्स्ट वन है meiosis cell division एंड द सेकंड वन इज माइटोसिस सेल डिवीजन। तो जैसे जायगोट से आपका एम्ब्रियो बना, तो जायगोट जो होता है बहुत सारा माइटोटिक सेल डिवीजन उसको उसमें होता है और सेल डिफरेंशिएशन होता है। मतलब नया नया सेल्स बनेगा और वो सारे सेल क्या होता है धीरे धीरे फंक्शनल में, उसका फंक्शनल को एक्वायर करते जाता है उस अपने फंक्शन को। दैट इज आपका सेल डिफरेंशिएशन। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, जायगोट अंडरगोज माइटोटिक सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो भी सेल डिवीजन होता है वो नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर देगा डेवलपिंग एम्ब्रियो में, while सेल डिफरेंशिएशन हेल्प्स टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीजन क्या करेगा, आपका नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर देगा आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो में। लेकिन सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जो भी आपका सेल्स बना, उस सेल से धीरे धीरे क्या बनेगा, टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा, टिश्यू से ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन होगा और वो फिर ऑर्गेनिज्म आपका फंक्शनली वर्क करने लगेगा।
फिर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट एनिमल्स आर ग्रुप्ड इनटू ओविपेरस, विविपेरस एंड ओवोविविपेरस। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जायगोट कि जायगोट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, एनिमल्स को तीन क्लासेस में रखा गया है। द फर्स्ट वन इज ओविपेरस, द सेकंड वन इज विविपेरस एंड थर्ड वन इज ओवोविविपेरस। अब तीनों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो ओविपेरस एनिमल्स सच एज रिप्टाइल्स और बर्ड्स ले एग्स। तो ओवोविविपेरस में क्या होता है, सॉरी ओविपेरस में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि रिप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सारे क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं, ये अंडा देते हैं, ठीक है। तो ओविपेरस में क्या हो गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो आपका बाय उसका बाय बर्थ होगा। बर्थ कैसा होगा उसका, बाय लेइंग एग्स, वो अंडा के अंडा से वो फिर बाहर आता है, तो दैट इज ओविपेरस। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म एग लेइंग करते हैं, दैट्स ऑल आर कैटेगराइज्ड इनटू अंडर द ओविपेरस एनिमल्स। सेकंड आ गया आपका विविपेरस। इन विविपेरस एनिमल्स सच एज मेजोरिटी ऑफ मैमल्स, लगभग जितने भी मैमल्स है सारे को इसी में रखा गया है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। द जायगोट डेवलप इनटू यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इंडिविजुअल। जो भी जायगोट होगा वो फीमेल बॉडी के अंदर ही जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, वो किसी तरह का बाहर का कंडीशन नहीं में सफर नहीं करना पड़ेगा, किसी तरह का एग लेइंग का प्रोसेस नहीं होता है। इसका एग्जांपल क्या है, दैट इज ह्यूमन बीइंग। जितने भी मैमल्स है सारे आपका विविपेरस में ही आते हैं। फिर थर्ड आता है आपका ओवोविविपेरस। इन ओवोविविपेरस एनिमल्स द फीमेल रिटेन द एग इनसाइड इट्स बॉडी आफ्टर फर्टिलाइजेशन and allow the development of the embryo inside the body without providing extra nourishment to the developing embryo as the placenta is absent। देखो ओवोविविपेरस और विविपेरस में क्या डिफरेंस है कि ओवो और देखो सबसे पहले तीनों को एक समझते हैं। ओविपेरस में क्या होता है कि एग ले करता है। विविपेरस में क्या होता है कि मैमल्स जो होते हैं, वो जो भी बेबी होता है उसको अपने वुमेन जो फीमेल होती है वो अपने अंदर ही उसको डेवलप कराती है, और बाय प्लेसेंटा, एक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है जो कि मदर और चाइल्ड के बीच कनेक्शन बनाता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स गैस वगैरह सब पास होता है, ठीक है, चाइल्ड को मिलता है। और ओवोविविपेरस में क्या होता है कि जो जायगोट का फॉर्मेशन होता है वो आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो होगा, वो फीमेल होगी, वो क्या करेगा, एग को रिटेन कर लेगा अपना बॉडी में, उसको बाहर नहीं निकालेगा, मतलब एग लेइंग भी प्रोसेस हो रहा है। और उसके बाद उसको क्या करेगा, अपने अंदर ही फर्टिलाइजेशन कराने के बाद उसको अंदर ही डेवलपमेंट होने के लिए छोड़ देगा। लेकिन प्लेसिंटा का किसी तरह का फॉर्मेशन नहीं होता है वो बेबी और चाइल्ड के बीच, जिसके कारण जो बेबी होता है उसको एक्स्ट्रा नरिशमेंट नहीं मिल पाता है इन ओवो बेबी पेरेस। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ओवो बेबी पेरेस, बेबी पेरेस एंड और ओविपेरेस, ठीक है। ओविपेरेस में सिर्फ एग लें, और वो ओविविपेरेस में सिर्फ आपका क्या होता है कि जो भी बेबी होता है फीमेल के इनसाइड में के अंदर ही डेवलप होता है, और प्लेसेंटा उसको जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स है ये सब प्रोवाइड होता है। लेकिन ओवोविविपेरस में क्या होता है कि एग लेइंग भी होगा, लेकिन वो एग को फीमेल अपने अंदर ही रख लेगा, उसको डेवलप भी कराएगा, लेकिन किसी तरह का प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसके कारण जो बेबी रहेगा उसको किसी भी तरह का आपका न्यूट्रिएंट्स वगैरह को वो नहीं ले पाएगी। और इस तरह का कंडीशन कहाँ देखने को मिलता है, आपका शार्क में और रेटल सेलिंग। तो शार्क एंड रेटल सेलिंग्स आर बेसिकली कैटेगराइज्ड अंडर द आपका हो जाएगा ओवोविविपेरस। फिर थर्ड पॉइंट दैट इज इन फ्लावरिंग प्लांट द जायगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है कि जो जायगोट होता है वो ओव्यूल्स, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसके ओव्यूल्स के अंदर आपका फॉर्मेशन होता है, किसका, दैट इज जायगोट का। तो ये ओव्यूल होता है तो इसके अंदर ही आपका जायगोट का फॉर्मेशन होता है फ्लावरिंग प्लांट। द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल मैच्योर एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सेल्स सीड्स। अब ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल क्या होगा कि आपका मैच्योरिटी को अटेन करेगा, और मैच्योरिटी को अटेन करने के बाद क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेल्स में। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल मैच्योर इनटू कन्वर्टेड इनटू सीड्स, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सीड्स। द वॉल ऑफ द ओवेरी प्रोड्यूस द पेरिकाप। फिर जो वॉल ऑफ, मान लो ये ओवेरी है तो इसको वॉल में क्या होगा, एक पेरिकाप लेयर बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रूट वॉल, ठीक है। और सेंटर पे रहेगा सीड्स। आप एप्पल को इमेजिन करके देखो, एप्पल में क्या रहता है, सेंटर पे ऐसे करके सीड रहता है, और इसके चारों तरफ आपका जो लेयर रहता है फ्रूट लेयर, दैट इज योर पेरिका। द राइपेंड ओवेरी इनक्लोजिंग द सीड फॉर्म फ्रूट्स। जो भी राइपेंड ओवेरी होता है वो बहुत सारे आपका सीड्स को अंडर में लिए इनक्लोज किए हो रहता है, दैट इज आपका फ्रूट्स रहता है। द पेरिकप प्रोटेक्ट द यंग सीड। पेरिकप का जनरली फंक्शन क्या है कि वो जो भी सीड्स है उसके अंदर उसको प्रोटेक्ट करके रखे, ठीक है। आफ्टर डिस्पर्सल द सीड जर्मिनेट इनटू टू फॉर्म न्यू प्लांट।
फिर जैसे वो सीड्स का क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा, डिस्पर्सल होगा बाय वाटर, विंड, एयर, किसी के द्वारा। तो फिर वो जर्मिनेट हो जाएगा आपका न्यू प्लांट में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन। जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 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 क्या होता है कि जो भी ऑफस्प्रिंग रहेगा उसमें आप में वेरिएशंस आएगा, क्योंकि आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें रिकॉम्बिनेशन होता है। क्यों रिकॉम्बिनेशन, मतलब कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है मदर और फादर का, वो ट्रांसफर होता है, एक दूसरे में शेयरिंग होता है, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल जिसके कारण जीन्स का ट्रांसफर होता है, इसीलिए क्या होता है इसमें हम लोग को क्रॉसिंग ओवर होता है, इसीलिए इसमें हम लोग को वेरिएशंस देखने के मिल जाते हैं। जैसे भी जितने भी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू आपके डेवलप करते हैं उनमें हम लोग को वेरिएशंस देखने को मिलता है। देयरफॉर इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। और ये जैसे जैसे आपका एनवायरमेंटल कंडीशंस होगा उस अकॉर्डिंग ये फिर जीन्स का ट्रांसफर होगा, जीन्स को वो अरेंज करेगा, और कौन कौन जीन्स को रखना है, किस किस जीन्स को एलिमिनेट करना है, इन सारे प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जा सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवोल्यूशन। Genetic recombination during sexual reproduction provide vigor and vitality to the offspring. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, जिसमें क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वाइटलिटी, मतलब कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसको, ऑफस्प्रिंग को, ठीक है। दस द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड अडेप्ट बेटर टू चेंज द एनवायरमेंटल कंडीशन, जिसके कारण क्या होता है कि जो भी ऑफस्प्रिंग पैदा लेगा या बर्थ होगा उसका, वो क्या कर देगा, बेटर चांसेस होगा उसको एनवायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव करने। फिर लास्ट पॉइंट है दैट इज पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, तो पार्थिनोजेनेसिस बेसिकली रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एन एग और वी कैन से ओवम इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोजेनेसिस मतलब क्या होता है कि जो भी एग हो या ओवा हो, ठीक है, ये क्या होगा, एक इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगा, कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजर, किसी तरह का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन जो भी ओवम और एग होगा वो कंप्लीट इंडिविजुअल में आपका ग्रो कर जाएगा विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। दैट इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। इट ओकर्स इट्स नेचुरल कोर्स इन मेनी इनवर्टिब्रेट्स। ये जो प्रोसेस होता है बहुत सारे आपके इनवर्टिब्रेट्स में होता है, जैसे आपके रोटिफर्स, आर्थ्रोपोड्स एटसेट्रा। तो इन सारे में क्या होता है पार्थिनोजेनेसिस, जिसमें कि किसी तरह का फ्यूजन नहीं होता है, डायरेक्टली जो ओवम होता है वो आपका न्यू इंडिविजुअल में फॉर्मेशन उसका हो जाता है। और कुछ वर्टिब्रेट्स में भी दिखने मिलता है, जैसे कि लेसेटा सेक्सिकोला एमनिया, ठीक है। तो लेसेटा सेक्सिकोला एमनिया में भी आपको क्या मिलने देखने को मिलेगा, दैट इज आपका पार्थिनोजेनेसिस। तो इन वर्टिब्रेट का एग्जांपल क्या है, रोटिफोर्स आर्थ्रोपोड्स, और वर्टिब्रेट्स का एग्जांपल क्या है, दैट इज लेसेटा सेक्सिकोला एमनिया। पार्थिनोजेनेसिस में भी आर्टिफिशियल और इंड्यूस्ड, जो पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस है वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है और आपका इंड्यूस्ड भी हो सकता है। इंड्यूस्ड मतलब उसको हम लोग लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और नेचर में जबरदस्ती हम लोग उसको बाय डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स हम लोग इस प्रोसेस को कर सकते हैं। और आर्टिफिशियल मतलब इसको हम लोग लैब वर्क में भी इसको हम लोग कर सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप सीरीज ऑफ लेक्चर्स में आज हमने खत्म कर दिया, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का चैप्टर, जो 2 क्लास में हम लोग का लगभग खत्म हो गया। इन फर्स्ट क्लास वी डिस्कस्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड पार्ट इन सेकंड क्लास इन वी डिस्कस दैट इज सेक्सुअल, तो दोनों खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे इससे रिलेटेड, लगभग 100 आपका एमसीक्यू जो है एनसीईआरटी टू फिंगर टिप्स का, वो सारे एमसीक्यू हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारा सीरीज ऑफ लेक्चर्स अच्छा लग रहा है, आप कनेक्ट कर पा रहे हो, देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।